जय हिंद। देखिए, इंडियन रेलवे ने एक नया कारनामा किया है। अब तक तो हम लोग देश के अंदर दो ट्रेनें चलती हैं, दो कंपनियां, एक इंडियन रेलवे जिसमें हम लोग सफर करते हैं, और एक बड़ा आराम से एक नया रेलवे आया हुआ है जिसका नाम है डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये इंडियन रेलवे से बिल्कुल अलग है, दोनों के कर्मचारी अलग हैं, यहाँ दोनों डिपार्टमेंट कंपनीज दोनों की अलग है। उसने एक पहले एक तल्ला ट्रेन चलाता था, दो तल्ला चलाया, उसके बाद अब उसने तीन तल्ला ट्रेन चालू कर दिया है। हम एक एक करके समझते हैं ये डीएफसी में कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ध्यान से समझते हैं डीएफसी में। तो ये एक ऐसा रूट है डीएफसी का। डीएफसी मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें केवल और केवल मालगाड़ी जा सकती है, सवारी ढोने वाली गाड़ी इसमें जा ही नहीं सकती है। इसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि इसकी जरूरत कैसे पड़ गई। देखिए, इंडियन रेलवे को सबसे कम मुनाफा जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट से होता है, केवल 2%। उसके बाद पार्सल से होता है 3% टोटल इनकम का, और ये जो केटरिंग अंदर खाना बेचते हैं सब, उनसे 5% का इनकम हो जाता है। और सवारी गाड़ी जिससे हम लोग चलते हैं उसमें 27% का इनकम होता है, जिसमें पैसेंजर हो गया, एक्सप्रेस हो गया, सुपर फास्ट हो गया, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत। तो ये वो दुनिया भर का तामझाम वाली ट्रेन यही है, और यही बर्बादी का कारण है। इसी में सबसे बड़ा बवाल होता है। जबकि इंडियन रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है फ्रेट ट्रेन से। फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ियों से, चाहे कुछ भी सामान लेके जाए, 63% फायदा होता है। यानी सबसे ज्यादा फायदा इसी में होता है। और ये 63% में क्या क्या करती है रेलवे, देखिए, इन 63% में सबसे ज्यादा रेलवे जो होती है कोयला ढोती है। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी, एनटीपीसी, बिजली घर, बॉयलर कंपनी, कोयला सबसे ज्यादा ढोती है। उसके बाद सीमेंट सबसे ज्यादा ढोती है। सीमेंट के बाद आता है उर्वरक, और उसके बाद आता है अनाज वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करती है। बाकी चीजें छोटे मोटे और भी इधर उधर करते रहते हैं रेलवे। लेकिन हमारे टोटल इनकम का 63% देने वाले फ्रेट ट्रेनों का हाल क्या होता है, कहीं पे उसको खड़ा कर दिया जाता है, प्रेसिडिंग दे दिया जाता है। सवारी गाड़ी आई, उसको निकाल दो, राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, सबको निकाल दो, अब बर्बाद करने के लिए खड़ा कर दो इसको। जबकि ये टोटल इनकम का कितना परसेंट दे रहा है, 63% दे रहा है। आप देखेंगे गौर से तो 63% इनकम का देता है, जबकि इसमें हमको बहुत फायदा होता है। लेकिन जब हम सवारी गाड़ी को देखेंगे, सारा झमेला इस सवारी गाड़ी में ही होता है, चाहे मेल हो या एक्सप्रेस हो। कोनो कंबल चुराएगा, तकिया चुराएगा, कोनो पानी खत्म हो गया रे, सफाई नहीं है, प्लेटफॉर्म गंदा है, ट्रेन को धो, लोटा चोरी हो जाएगा, कोनो ऊपरे छोड़ के चला आएगा, पूरा किचाहिन किचाहिन कर देते हैं सब यहाँ पे। और ऊपर देखें, कभी खाना नहीं है, ये नहीं चल रहा है, पंखा नहीं है, लाइट का दिक्कत है, कोई चैन पुलिंग कर दिया, विदाउट टिकट घुस गया, कोई अपराधी घटना कर दिया, कहीं चोरी कर दिया, छेड़खानी कर दिया। जितना उल्ट अलूल जलूल काम है ना, ये जिसमें पैसेंजर जाएंगे उसी में होगा। और मालगाड़ियों में कुछ नहीं, ना लाइट बत्ती पंखा कुछ कर, ना प्लेटफॉर्म, ना अनाउंसमेंट 3 नंबर पे आ रही है कि 5 नंबर पे आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सामान भरो, पैक करो, भेज दो। और इससे हमें 63% फायदा मिला, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे। इसी के लिए एक अलग रेलवे लाइन ही बिछा दी गई, जिसका नाम रखा गया डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो लाइन ही अलग है उसके लिए, और इसके लिए अलग अलग अभी दो रेलवे लाइन चालू किया गया। इसे 2016 में घोषणा किया गया था, और 2006 में, और एक लंबा समय लगा, 2022 में ये चालू हो गया। पहले जो मालगाड़ियों की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी एवरेज, क्योंकि इसमें ना कई दिनों कई जगह पे उसे 6-6, 7-7 घंटा रुकना पड़ता था। अब ये अलग रेलवे लाइन बिछा देंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, 100 की स्पीड हो जाएगी। और ये रेलवे लाइन में कोई सवारी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसमें पूरा इसका ध्यान इंडियन रेलवे नहीं करेगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये एक अलग कंपनी बनाई गई है जो इसे देखेगी। इस पे कंटेनर कौन कौन ले आएगा, इस पे दो रूट रखा गया, एक वेस्ट साइड में, तो उसका नाम रखा गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो वेस्ट साइड में उसका नाम रहेगा डब्ल्यूडीएफसी। डब्ल्यूडीएफसी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से निकलेगा, और दिल्ली एनसीआर के पास एक जगह है दादरी, वहां तक जाएगा, 1504 किलोमीटर है। तो ये वेस्ट साइड में, इसलिए इसका नाम रहेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, डब्ल्यूडीएफसी। अब एक ईस्ट साइड में है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसलिए उसका नाम है ईडीएफसी। ये कोलकाता के पास एक बंदरगाह के पास दानकुनी से निकलेगा, और ये पंजाब के जाएगा लुधियाना तक। ये थोड़ा लंबा है, ये लगभग 1856 किलोमीटर है। इसके अलावे भी अन्य रूट भी प्रस्तावित है। दिल्ली से यहाँ विजयवाड़ा तक जाएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जाएगा, फिर ईस्ट वेस्ट जाएगा। अभी ये तो जाएगा, अभी तो ये सब चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा है। लेकिन ये वाला ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इधर ही व्यापार ज़्यादा होते हैं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये वाला ये एडवांस ज़्यादा है। ये भी ठीक है, बट उतना एडवांस नहीं है। दोनों का आप कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में क्या है। देखिए, इस रूट पे ना दूतल्ला ट्रेन चलेगी, एक के ऊपर एक कंटेनर रख सकते हैं, इस पे नहीं रख सकते। इसने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर ने अभी 3 मंजिला ट्रेन ट्रायल किया है। 3 मंजिला मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 3 कंटेनर रख सकते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं ये ज़्यादा एडवांस है। अब समझते हैं ये अलग क्यों है। इसके रेलवे लाइन अलग है, क्योंकि पैसेंजरों की जो ट्रेन होती है उसकी सुविधाएं अलग है। इस पे कंटेनर रखने की
एक्स्ट्रा सामान रखने की ये सुविधा है। अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये सब कहाँ रख पाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग चलते हैं। तो इस सब की व्यवस्था अलग है। इस पे लोड करना अनलोड करने वाले मशीनें अलग हैं, जहाँ पे हर तरह की मशीनें होंगी। कोई अपना सामान कंटेनर में भर के भेज दिया यहाँ पर। और अगर ज़्यादा बल्क में है, पूरी ट्रेन को लोड अनलोड करना है, तो बड़े बड़े हैवी साइज के क्रेन लगे होंगे, जिससे कि हम लोग एक ही बार में कंटेनर को लोड करके और हम शिप यार्ड तक पहुँचा सके और विदेश में इसका निर्यात हो सके। जैसे किसान है, अगर उसने अपनी कोई सब्जी उगाई है तो फिर रेफर कंटेनर में रख के तुरंत भेज सकता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट रेगिस्तान है, वहाँ सब्जी नहीं उगती है, बाहर से आता है, इंडोनेशिया है या फिर सिंगापुर का एरिया है, तो वहाँ पे वो आराम से अपने सामानों को भेज सकता है। जब तक हम कृषि का निर्यात नहीं करेंगे, तब तक हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला नहीं है। अब इसमें क्या है कि पहले सिंगल स्टेक कंटेनर आते थे। आपका एक कंटेनर सामान है, जैसे आपने नारियल उगाया, आप सोचते हैं हम केरला से सीधे भेज देते हैं हम दिल्ली, तो आप एक कंटेनर में भरें और वो कंटेनर यहाँ रख देगा, वो हो गया सिंगल स्टेक कंटेनर। तो ये जो हमारा ईस्टर्न साइड का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, कलकत्ता से लेके लुधियाना वाला, उसमें सिंगल स्टेक ही चलते हैं। लेकिन जो मुंबई से लेके और यहाँ पर आपके दिल्ली के पास दादरी तक आता है डबल स्टेक कंटेनर, इसमें ना इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करते हैं, WDFC। यहाँ दोनों आ सकता है यहाँ पर। इससे कई फायदे होते हैं कंटेनर रखने के। अब कंटेनर भी जो छोटे कंटेनर होते हैं वो 20 फीट वाले होते हैं, जिसका कम सामान है वो 20 फीट वाले पे रख दे, तो 20 फीट वाला इधर रखा, उसके ऊपर एक बड़ा कंटेनर 40 फीट वाला रख दे, तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं। या फिर आप नीचे बड़ा वाला को रख दीजिए, यहाँ देखिए नीचे बड़ा वाला को रख दिया 40 फीट के, उसके ऊपर दो दो 20-20 फीट का रख दिया। अब यहीं देखिए यहाँ ऊपर भी बड़ा है, नीचे भी बड़ा है। अब जैसे जिसको जो मन है वो वहाँ पे रख सकता है। तो ये तो था हमारा ईस्टर्न से ज़्यादा अच्छा वेस्टर्न है। ईस्टर्न में क्या है, सिंगल स्टेक है। वेस्टर्न में क्या है, डबल स्टेक है। इसमें क्या है, सेम लोको पायलट, 2 लोको पायलट खींच के ले जाएंगे, उसका दुगना सामान यही दो लोको पायलट लेके खींच के ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, अगर हम एक्स्ट्रा इंजन भी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा इंजन लगाते हैं तो उसमें लोको पायलट को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में क्या है, या ईस्टर्न डेडिकेटेड में, यहाँ पे केवल और केवल कंटेनर का रहेगा, तो व्यापार में सुविधा होगी। और यहाँ पे मशीनरी उसी हिसाब से रहती है। इसमें एक बढ़िया चीज क्या होता है, ऑटो लॉक। देखिए कंटेनर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रक पे रखा हुआ है, ट्रक से उठा के हम ट्रेन पे ले जाएंगे। तो ये व्यापार करने के लिए कोई व्यापारी क्या है, अपने ट्रक पे लाद के भेज दिया सामान को, अब वहां से उठाएगा क्रेन। इसके पास यहाँ एक ऑटो लॉक होता है। ऑटो लॉक की खासियत क्या है समझिएगा, ये अपने से लॉक हो जाता है, किसी को जाके लॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक हल्का सा नोकीला लॉक निकला होता है। ये लॉक की खासियत क्या होती है, ये ना दाहिने से खुलेगा ना बाएं से खुलेगा, ये तभी खुलेगा जब कंटेनर को कोई ठीक ऊपर से खींचे, तब। इसकी बनावट ऐसे होती है। और ये कंटेनर में इतना सामान होता है, इतना सामान कि अपने लोड के वजह से ही ऑटो लॉक हो जाता है। अब अगर हवा मारे या जर्किंग मारे, साइड में होगा तो खुलेगा ही नहीं, इस साइड होगा तो नहीं खुलेगा, ब्रेक लगा अचानक इधर गया तो भी नहीं खुलेगा, ऊंचाई पे चढ़ रहा है ट्रक अगर नीचे हो तो भी नहीं खुलेगा। तब खुलेगा जब ठीक ऊपर से उठाया जाए। ठीक ऊपर से उठाया जाएगा तो इसका ऑटो लॉक अपने से खुल जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब क्रेन ऊपर से खींचे तब। तो इसलिए फायदा भी है, ठीक ऊपर से खींचेगा तो खुल भी जाएगा, रखेगा तो लॉक भी हो जाएगा। तो ये ऑटो लॉक हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ह्यूमन का भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ ट्रक एक जगह पे ले आकर रखेगा, क्रेन ऑपरेटर ऊपर से इसे खींच लेगा। अब ये डबल स्टेक चल ही रहा था, इंडियन रेलवे ने अपने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में 3 तल्ला लगा दिया, लैम ट्रिपल स्टेक लगा दिया। इसे हम बौना कंटेनर या ड्वार्फ कंटेनर कहते हैं। ये थोड़ा हल्का हाइट में कम होता है, ओवरऑल हाइट इसकी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये क्या है, छोटा आकार का हो गया। अब इसकी ट्रायल चालू हो गई है 3 स्टेक का। अब सोचिए कितना फायदा होगा, 2 लोको पायलट मिल के घींच ले जाएंगे सर। एक एक्स्ट्रा इंजन भी लगाना पड़ा तो उसमें पायलट को यानी ड्राइवर को नहीं बैठाना पड़ता है, पीछे भी 2 लगाना नहीं बैठाना पड़ता है, तो काफी फायदा होगा। सेम रास्ते पे आप समझिए 3 ट्रेन का काम कर रहा है, 1 2 3। इससे ट्रैफिक भी कम होगा। अगर ये सिंगल रहता तो 3 ट्रेन गुजारनी पड़ती, 3 बार ट्रैफिक लगता। अभी क्या है, सेम उसी पे लेके चला जा रहा है। इसका 3 स्टेक का भी ट्रायल चालू हो गया है। देखिए इसमें अपने लोग बैठे होंगे, इनके ऑफिसर्स लोग, इंजन है, ये ट्रायल चल रहा है, कहाँ कहाँ जा सकता है। अब हमको ये समझना है, क्योंकि अगर इसको एग्जाम वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन वाले डिपार्टमेंट में, ज्योग्राफी वाले में आता है, तो आपके इसके प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। देखिए कंटेनर अभी जो मेनली 3 तरह के यूज होते हैं, एक होता है 20 फीट वाला, एक होता है 40 फीट वाला। और अभी इंडियन रेलवे ने जो DFC ने लाया है वो एक ड्वार्फ कंटेनर, इसकी समझते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें हाइट, जब क्योंकि हाइट बहुत मायने रखता है। 20 फीट वाले की लंबाई 20 फीट होती है, चौड़ाई 8 फीट होती है, नहीं जो ऐसे चौड़ा है, और ऊंचाई इसकी लगभग 8.5 फीट होती है। 8.5 फीट, सारी यहाँ पे जो भी चीज लिखे हैं ये फीट में लिखे हैं। और एक होता है थोड़ा सा लंबा रहता है,
तो उसकी लंबाई 40 फीट हो गई, चौड़ाई सेम 8 फीट होती है, ऊंचाई भी लगभग 8.5 होती है, तो दोनों की ऊंचाई 8.5 होती है, इसलिए एक के ऊपर एक ये आराम से रखे जा सकते थे, हम अभी दिखाए थे। लेकिन जो बौने आकार के बनाए गए हैं उसमें सब कुछ सेम रखा गया है, केवल हाइट को कम कर दिया गया है। जहां हाइट जो थी वो 8.5 थी, यहाँ लगभग हाइट 6.5 हो गई, यानी 2 फीट हाइट को कम किए हैं। इससे फायदा भी है कि छोटे व्यापारी के लिए अच्छा है, जैसे कोई बड़ा व्यापारी है वो 20 फीट का रखे, और बड़ा है तो 40 फीट का रखे, कोई छोटा व्यापारी है तो छोटा कंटेनर भी रख सकता है। हाइट कम किया गया है जानबूझ के। हाइट कम कर देने से फायदा समझिए, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या जो इंडियन रेलवे है उसके ऊपर जो ओएचई लगा होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट जो वायर लगे होते हैं ओएचई, वो लगे होते हैं 18 फीट की हाइट पे। 18 फीट लिमिटेशन है तो आपको उसके नीचे रखना है, तो होगा क्या कि 8.5 फीट वाला एक सिंगल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। लेकिन अगर वही हम वेस्टर्न डेडिकेटेड को रख लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, वहां पर इसकी जो हाइट है ओवरहेड इक्विपमेंट वायर, जो ऊपर से वायर जा रहा है इलेक्ट्रिक का, वो रहता है 24.5 फीट। तो 24.5 फीट रहने से हमें ये जो 8.5 फीट वाला था, तो 8.5 हम यहाँ रखेंगे तो 17 फीट हाइट हो जाएगी। आपके मन में आएगा कि सर 17 फीट हाइट हो जाएगी तो 18 फीट के नीचे से तो निकल ही जाएगा। या भाई वो 24,000 वोल्ट का करंट है, एक केवल 8 फीट 1 फीट लेके नीचे नहीं ना निकलेंगे, कुछ सेफ डिस्टेंस रखना है, इतना भी कम हाइट नहीं रख देना है। तो ये क्या है, सिंगल स्टेक के लिए है। डबल स्टेक वाला जो वेस्टर्न डेडिकेटेड है उस पर जो पोल लगा है ओएचई वायर जो है वो 24.5 फीट पे जा रहा है, तो इसमें 2 कंटेनर आराम से जा सकते थे, लेकिन तीसरा नहीं जा सकता था। आप देखिए तो अगर 3 रखेंगे ना तो ठीक इससे जाके सट जाएगा, 8 3 24 वैसे ही पार कर जाएगा, यहाँ पे तीसरा नहीं कर सकते थे। इसलिए इंडियन रेलवे के पास 2 ऑप्शन थे, भैया पूरा रेल लाइन का ओएचई को उखाड़ो, ओएचई को उखाड़ के ऊपर करो, तब हम इस पे 3 कंटेनर लगा सकते थे। तो भारत जुगाड़ पे चलता है, हम लोगों ने एक नया कंटेनर आविष्कार कर दिया कि थोड़ा कम हाइट का रहेगा, इसलिए 2 फीट हाइट वह कम कर दिए। अब जैसे 2 फीट हाइट कम कर देंगे, लगभग 6.5 फीट की हाइट की होती है, तो आप देखेंगे 6.5 फीट की हाइट करेंगे तो लगभग 19 फीट या 19-20 फीट आएगा। और हमारे पास क्लियरेंस कितना है, हमारे पास क्लियरेंस है 24 फीट का। लेकिन याद रखिए ये 24.5 फीट वेस्टर्न डेडिकेटेड जो मुंबई दिल्ली वाला रूट है उस पे है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या इंडियन रेलवे जो अभी वाला है उसके पास 18 फीट है, उसके पास ये दोनों नहीं ले जाएंगे, ये दोनों ले जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कम बचेगा, और 3 वो लाद के जाएंगे तो सटिए जाएगा। तो हमारे पास वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अगर हम 3 कंटेनर लाद भी देते हैं तो 6.5 में 3 से गुणा करते हैं तो 19.2 फीट आता है। सेफ डिस्टेंस कितना बचेगा, हमारे पास वेस्टर्न डेडिकेटेड में ओएचई वायर है 24.5 फीट और हमारा 3 कंटेनर के बाद आता है 19.2, फिर भी हमारे पास लगभग 5 फीट का गैप बचेगा। और ये 5 फीट का गैप कंटेनर को लोड करने और अनलोड करने में आसानी हो जाएगा, बिना हमको बिजली काटे या आइसोलेशन या फिर अलग एरिया में ले जाने की जरूरत नहीं है। 5 फीट हाइट कम है तो क्रेन निकाल सकता है। देखिए कंटेनर को लोड करने के लिए अगर वो डीजल लाइन है तो उसको लोड करना सबसे आसान है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरह का ओवर हेड वायर या ओएचई नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रीफाइड रूट है तो उसके लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रीफाइड रूट में या तो उतने दूर का एरिया का जंपर केबल हटाना होता है, या फिर उसको हम लोग को अर्थिंग करके या उसको उसका पावर ऑफ किया जाता है। नहीं तो उसका एक और तरीका है कि रेलवे स्टेशन पे ही जहां लोडिंग अनलोडिंग का होता है उसके ऊपर ओएचई नहीं रहे, वहां पर ट्रेन उसको डीजल इंजन से खींच के ले जाए, ताकि उसके ऊपर लोड और अनलोड में सेफ्टी को ध्यान रखा जा सके। उसके बाद ये डीजल इंजन इसको अब इस रूट से खींच के ले जाएगी, देखिए यहाँ कई रूट निकले होते हैं, उस रूट से फिर मेन रूट पे ले जाएगी या स्टेशन रूट पे, ताकि वहां ले जाकर खड़ी करेगी, फिर वहां से डीजल इंजन काट के हटाया जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन को ले जाया जाएगा। मतलब लोडिंग एरिया डीजल इंजन, फिर डीजल इंजन इसको खींच के ले जाएगा कहाँ पर, इलेक्ट्रिक एरिया पे, और फिर वहां से इंजन चेंज किया जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई ट्रेन अनलोड होने आ रही है तो आएगी इलेक्ट्रिक रूट से, फिर वहां रुक जाएगी, इलेक्ट्रिक इंजन काटो, फिर डीजल जोड़ के ऐसे लगाओ। तो ये कई तरीके होते हैं उसको करने के, और ये इंडियन रेलवे के साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पैसेंजर ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनों की संख्या ज्यादा होती है, दबाव ज्यादा होता है। फ्रेट कॉरिडोर में एक के ऊपर 50 को बोरा रख दीजिए, आदमी के ऊपर एक के ऊपर 50 को आदमी तो रख नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इसको एक आइसोलेशन एरिया में होता है जहां पर इसे लोडिंग अनलोडिंग किया जा सकता है। अब इसके कुछ चैलेंज भी हैं, हम ट्रिपल स्टेक अगर कंटेनर लगा देते हैं तो उसके कई चैलेंज आएंगे। एक, ओएचई का हाइट हर जगह सेम नहीं है, तो आप खास एरिया में ले जा सकते हैं।
दूसरा क्या आएगा, जब ये ब्रिज पार करते हैं तो देखिए कुछ ब्रिज ओपन ब्रिज होते हैं, जैसे ओपन ब्रिज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ब्रिज जो होंगे उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को हो सके तो चेंज करना पड़ेगा। साथ में सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है टनल्स का। जब सुरंग में जाती है ट्रेन तो हमारे टनल्स उतने हाइट के बने हैं कि नहीं, लेकिन ये दूरदर्शिता थी इंडियन रेलवे की कि वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में जितने पुल बने हैं वो ट्रिपल स्टेक कंटेनर को ले जाने के लिए ठीक है। कई बार एक चैलेंज ये आता है कि सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, कि जब कंटेनर रखा जाता है तो इसमें क्या है कि ज़्यादा हाइट होने से ना डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, और ये डिस्टर्बेंस दिक्कत कर देगा कब, जब कभी कर्व वगैरह आएगा तब। ओवर जो रेल ओवर ब्रिज होते हैं, जैसे ट्रेन जा रही है ऊपर से सड़क जा रही है तो इसकी हाइट कई बार डिफरेंस होती है। रेलवे स्टेशन पे जो फुट ओवर ब्रिज है ये भी कई बार एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हमें पूरी इंडिया में चलानी है तब। केवल WFC में ले जाना है वेस्टर्न डेडिकेटेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक्सल लोड कैसा है, जब हम ट्रेन को बनाते हैं तो हम पटरियां बिछाते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कितना लोड ये रोक लेगा। अब पता चला 3 स्टेक का कंटेनर लाद दिए और पूरी ट्रेन भर दिए, ट्रेन का लोड भी ज्यादा होगा, इसी को भसका दिया और उधर से मट्टी बिछला जाएगा। आए थे हम ट्रेन ले जाने, भसक के गिर के खत्म हो गए, यो तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। एक्सल लोड हर जगह सेम नहीं है, उस साइड में मुंबई दिल्ली वाले रूट की मिट्टी भी हाइट बड़ी तगड़ी है, राजस्थान के एरिया से जाती है, अरावली का एरिया तो वहाँ का मिट्टी भी उस टाइप का। अब पता चला एकदम हाईवी ट्रिपल स्टेक कंटेनर को लेके जाएंगे आसाम के एरिया से, बिहार के बाढ़ के एरिया में मिट्टी ये कमजोर हो जाएगा, ट्रिपल स्टेक कंटेनर लेके बैठ जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कर्व के टाइम पे अगर बहुत लोडेड है और स्पीड है तो प्रॉब्लम आ जाता है, कर्व में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा और उसका उसी हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स आते हैं। साथ में ये वेस्टर्न DFC पे तो चल सकता है, ईस्टर्न पे नहीं चल सकता है। इंडियन रेलवे पे ट्रिपल स्टेक कंटेनर को भी नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये ट्रिपल स्टेक ये वेस्टर्न DFC के काम में आएगा, ईस्टर्न में नहीं। ईस्टर्न में फ्यूचर में आ सकता है और भी DFCC बन रहे हैं। फायदे का गिनेंगे तो फायदा ही फायदा है। क्या भैया, तो जो सिंगल स्टेक था उससे अच्छा डबल है, उससे कहीं गुना अच्छा ट्रिपल स्टेक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जा सकती हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट सस्ता पड़ जाएगा। अभी हम लोग का लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है 30 से 40%, यानी हम जिस चीज़ के सामान का पैसा पे करते हैं उससे केवल 30 से 40% उसको ले जाने में खर्चा हो गया है। और चाइना में लॉजिस्टिक खर्च आता है 6%। तो उस ऑटोमेटिक अगर हम केवल यही लॉजिस्टिक सस्ता कर दे तो हमारी महंगाई ऑटोमेटिक कम आ जाएगी। अब नारियल पानी आप लेके केरला से लेंगे तो केरला से यहाँ आने में ही काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, लेकिन अगर DFC रहेगा और ट्रिपल स्टेक रहेंगे तो छोटे व्यापारियों को भी बहुत फायदा हो जाएगा। तो इसमें नो डाउट की फायदा की कमी नहीं है यहाँ पे। ट्रिपल स्टेक में लोको पायलट की भी कम लगेंगे। अगर हमको इसमें 4 इंजन लगाना है, 2 ठो बीच में, 2 ठो साइड में, पीछे 2 आगे लगाना है, 6 इंजन लगाना है, तो लोको पायलट को तो एक ही में बैठाएंगे, बाकी वायर से जुड़े रहते हैं। बाकी जो भी लोको पायलट ऑर्डर यहाँ से कमांड देगा सारा कमांड पूरे में चला जाएगा। बिजली की खपत कम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ट्रेन नहीं चलानी पड़ेगी। जैसे अगर सिंगल स्टेक है तो जितना ई 2 बार में ले जाएगा उतना ही 1 के बार में ले जाएगा, बिजली की खपत भी कम है। एक से ज्यादा लेके चल जाएगा, बिजली और फ्यूल का भी खपत कम हो जाएगा। साथ में बहुत सारी चीज़ों में लॉजिस्टिक कमी आएगी। छोटे व्यापारी क्या है कि बड़ा कंटेनर एक बार में नहीं ले पाते थे, बहुत बड़ा कंटेनर है तो पूरा कंटेनर बुक करना पड़ता था, आधे सामान है तो बुक नहीं करता था, ट्रक से भेजता था। अभी क्या है, उसके पास छोटे डॉर्फ कंटेनर रहेंगे, आराम से भरेगा, शिप पे भेज देगा। और शिप पे क्या है, यहाँ व्यापारियों का एक लॉजिस्टिक पार्क बना दीजिए। हाँ भैया, कोई छोटा कंटेनर जैसे दुबई में मिर्चा भेजना है तो कोई छोटा व्यापारी आया, 2 कंटेनर वो भेजा, 10 कंटेनर ये भेजा, 50 वो भेजा, उसको दुबई भेजने की क्या जरूरत है, वो अपने यहाँ शिप पे भेजेगा और यहाँ का व्यापारी वो रेट दे देगा। यहाँ एक व्यापारी बैठा है, उसके पास गोदाम है, वो अपने गोदाम का खर्च निकाल लेगा। अब पता चला कोई जैसे प्याज मान के चलिए दुबई में है 80 रुपया और इंडिया में है 40 रुपया, तो इंडिया वाले से खरीद लेगा कि भैया लाओ तुम हमको 60 रुपया दे दो, ये भी लिया और ये 60 रुपये खरीद के 80 में बेच देगा दुबई में। तो ये चीजें जब तक किसानों को हम इंटरनेशनल बाजार से नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं होगा। एक चीज दिमाग में बैठा के रखिए, जो उत्पादक वर्ग है, किसान है, मिडिल क्लास व्यापारी है, ये कभी डायरेक्ट विदेश नहीं जा पाएगा। तो इसके बीच में एक ब्रिज बनना पड़ेगा और उस ब्रिज तक जोड़ने के लिए ये सब ट्रांसपोर्टेशन बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऐसे ही इंडिया ट्रांसफॉर्म होगा। और अभी मोदी जी ने जो घोषणा किया है, बहुत सराहनीय काम किया इन्होंने। कहा कि ऑनलाइन कोचिंग को ये प्रोवाइड कराएंगे, सरकार प्रोवाइड कराएगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये जैसे राशन पे कैसे उपलब्ध कराते हैं उस तरह से एजुकेशन। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो यही चाहते थे, हमारा तो सपना
पूरा हो गया मोदी जी, बहुत अच्छा। बढ़िया फैकल्टी रहे, बढ़िया टीचर रहे, बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ टीचर नहीं पहुंच पाते हैं। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब साइड में देखेंगे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर सरकार पहुंचना चाहेगी तो कोना कोना तक पहुंच सकती है। बहुत दिल खुश हो गया जब ये चीज सुने थे कि सरकार करेगी, अच्छा से करे, चीजों को और बेहतर ढंग से करे, ताकि उस चीजों को इंप्लीमेंट करने के बाद धरातल पे भी उसका चेंजिंग देखने को मिले। ये तो हमारा अपना सपना था। एक और सपना है कि जहां अमेरिका के शिकागो में जहां स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, वहां उस अमेरिका के शिकागो में हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए। मोदी जी उसको भी पूरा कर दीजिएगा, आपका उसके लिए भी धन्यवाद। और इस काम के लिए तो जितना धन्यवाद दिया जाए, अंतिम पीढ़ी तक शिक्षा समान पहुंचनी चाहिए। गरीब अमीर में शिक्षा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षा का भेदभाव होगा तो उसके वातावरण, उसके व्यवहार, उसके चाल चलन, उसके हर काम करने के तरीके में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एजुकेशन ही बुनियाद होती है चीज़ों की। तो अगर एक सेंट्रल लेवल पे होगा तो हर चीज़ें बेहतर होंगी। उम्मीद भी करते हैं कि ये शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हो और इसका धरातल पे हर उस गरीब तक इसका अधिकार पहुंच सके। और रही बात यहाँ पर जो अभी बैचेज की हम लोग है, तो जो बिहार पुलिस का पहला जो बैच था योद्धा बैच, वो योद्धा बैच 1 भर गया था तो 2.0 आ रहा है। और बिहार दरोगा का लक्ष्य बैच जो भर गया है उसका 2.0 आ रहा है। ये बैच के लिए आप लोग इनरोल हो जाइएगा 20 अगस्त से, या 18 अगस्त से, और ये 20 अगस्त से बैचे जा रहे हैं। 73वीं बीपीएससी का बैच आ रहा है और यूपीएससी का भी बैच आ रहा है। ये 1 सितंबर को आ रहा है बोरिंग रोड में। तो जो बीपीएससी का बैच है ये 20 अगस्त से आ रहा है, बोरिंग रोड सेंटर पे बाइलिंगुअल रहेगा। तो इन बैचेज में आप इनरोल हो सकते हैं। और अभी जो बिहार पीसीएस का डेट बढ़ाया गया है, 60 दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो 60 दिन का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। इसमें सारी चीज़ों का रिवीजन दोबारा करा दिया जाएगा। और ये 20 अगस्त से स्टार्ट है और ये 20 अक्टूबर तक चलेगा। 60 दिन में कंप्लीट आप लोग का रिवीजन करा दिया जाएगा। और ये जो आपका बायोलॉजी और हिस्ट्री का बैच था, हिस्ट्री का बैच 18 अगस्त से, और ये वाला आपका आएगा 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जस्ट आप लोग के लिए घोषणा किए थे क्लैट वाला, क्लैट वाले में इनरोल हो जाएंगे लोग। इसकी फीस है 4,999, जो लाखों रुपए होती थी, कहीं 80,000, कहीं 40, कहीं 35,000। इसका आप ऑनलाइन फीस लगभग 5,000 रुपये, 4,999 में आप क्लैट का कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो आप लोग घर बैठे किसी चीज़ का टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट फैक्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे टेस्ट फैक्ट्री, और 251 रुपये में आप 365 दिन तक इंडिया के किसी भी एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी का कोई एग्जाम, रेलवे का कोई एग्जाम, स्टेट नीट जेई, कोई एग्जाम आप बैठ के दे सकते हैं उसमें। और ये पूरी साल आपका 251 रुपये में 365 दिन आपकी वैलिडिटी रहेगी। आपका कोई भाई है वो भी इससे जुड़ सकता है। तो एजुकेशन के थ्रू ही हम लोग देश को बदल सकते हैं। हर इंसान का एजुकेशन पे अधिकार होना चाहिए। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें देखेंगे कि अमेरिका की नेवी को कितना घाटा लग गया ईरान के वार में। और ईरान की लड़ाई में, ये लड़ाई ज्योग्राफी जीत रहा है, ना ईरान जीत रहा है ना अमेरिका जीत रहा है। ज्योग्राफी ऐसी है जहां मजबूरी हो जा रही है फंस के रह जाना अमेरिका के लिए। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जय हिंद।